साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास का तीसरा भाग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीति काल की। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो कि 4 अप्रैल जिसकी संभावित तिथि है, उससे पहले हम आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का संपूर्ण वीडियो उपलब्ध करा देंगे। हम हिंदी साहित्य का भाग 1 आदिकाल, भाग 2 भक्ति काल आप तक पहुंचा चुके हैं और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य इतिहास का महत्वपूर्ण अंश भाग 3 रीतिकाल। आइए शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यदि सब्सक्राइब अभी नहीं किया है। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास का यह महत्वपूर्ण अंश है जो हम आपको पहुंचा रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास भाग 3 की। आप जैसा कि देख रहे हैं रीतिकाल, जिसकी जो समय अवधि रही है वह 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य रही है, अर्थात लगभग 200 वर्ष का जो यह कार्यकाल रहा है, यह रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत आता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। साथियों, उत्तर मध्यकाल को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहला भाग आदिकाल रहा, दूसरा भाग रहा मध्यकाल, और इस मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक भक्ति काल और दूसरा जो उत्तर मध्यकाल था, जो बाद वाला भाग था, उसको रीतिकाल पुकारा गया। लेकिन जैसा कि आप बिंदु 1 देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल का नामकरण विवादित रहा है। यह बिल्कुल समझने का विषय है कि यहाँ इतिहासकारों ने भाग 3 अर्थात उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम क्यों दिया। तो यहाँ हम देखेंगे कि अलग अलग साहित्यकारों ने इस काल को, इस समय अवधि को अलग अलग नाम दिया। जैसे कि अगर हम बात करें मिश्र बंधुओं की, तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल माना है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को ही श्रृंगार काल या श्रृंगारिक काल नाम दिया है। महत्वपूर्ण बिंदु 2 है कि रीतिकालीन काव्य जनता की नहीं अपितु आश्रयदाताओं की रुचि था। यह महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ समझना जरूरी हो जाता है कि जो रीतिकालीन काव्य है उसमें जनता की रुचि के अनुसार नहीं लिखा गया, वरन उसे जो आश्रयदाता थे, जो कवियों के आश्रयदाता थे, अर्थात जो राजा थे, महाराजा थे, जमींदार थे, जिनके यहाँ यह कवि रहा करते थे, उन्होंने इन कवियों से जबरदस्ती अपने मन माफिक काव्य लिखवाया और यही रीतिकालीन काव्य बना। ऐसा विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आइए आगे देखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि घर में ना शास्त्र चिंतन था, ना धर्म चिंतन था, अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम था, काम। जी हाँ, अर्थात ना शास्त्र की बात होती थी, ना किसी को धर्म की चिंता थी, केवल महिलाओं की ओर आसक्ति, और लिखा गया काव्य जो कामुक था, जो अश्लील था, वही रीतिकाल में छाया रहा। ऐसा मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं। एक रीति निरूपण रही है और एक श्रृंगारिकता रही है। श्रृंगारिकता में श्रृंगार की कविताएं हैं और रीति निरूपण में आप यहां 5वां बिंदु के माध्यम से समझें कि जो काव्य आश्रयदाताओं ने धौंस जमाकर दोहन किया हो या अरुचि से लिखा गया हो। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। रीति निरूपण काव्य का तात्पर्य है ऐसा काव्य जो आश्रयदाताओं ने कवियों पर धौंस जमाकर या उन्हें लालच देकर के, प्रलोभन देकर के लिखवाया हो, वह जिसमें उनकी रुचि नहीं थी, रीति निरूपण काव्य कहलाता है। साथियों, यहाँ जो आप प्रमुख प्रवृत्तियां देख रहे हैं, इससे पहले जानना जरूरी होगा कि आदिकाल की 3 प्रमुख प्रवृत्तियां थीं, जिनमें धार्मिकता, वीरगाथात्मकता और श्रृंगारिकता थी। अब वीरगाथात्मकता का तो कहीं इसमें वर्णन है नहीं, धार्मिकता पूरे भक्ति काल में छाई रही और रीतिकाल के लिए बची श्रृंगारिकता, जिसका यहाँ महत्वपूर्ण योगदान है पूरे रीतिकाल में। अगर हम छठे प्रश्न की बात करें कि रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें एक हैं रीतिबद्ध कवि, एक हैं रीति सिद्ध कवि और एक हैं रीति मुक्त कवि। अब रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि क्या होते हैं या किस प्रकार की इनकी रचनाएं थी, इनके बारे में हम जानेंगे अगली स्लाइड में। यहां आप देख सकते हैं रीतिबद्ध कवि, अर्थात जिन्होंने
अपने लक्षण ग्रंथों में रीति परंपरा का निर्वह किया। अब ये रीति परंपरा है क्या? लक्षण ग्रंथों में रीति परंपरा का निर्वहन करने से मतलब है कि जिन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने काव्य में अलंकार, रस और छंदों का प्रयोग किया हो और उनका प्रयोग एक मानक के रूप में किया हो कि किस प्रकार का अलंकार प्रयोग करना है, किस प्रकार का छंद होना है, किस प्रकार का रस होना है। इस प्रकार के कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए, जिन्होंने रीति में बंध करके अपना काव्य लिखा है। अर्थात जैसे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव, पद्माकर आदि। यहाँ यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित कवियों में कौन सा एक कवि रीतिबद्ध कवि है या रीतिबद्ध कवि नहीं है। अब आप यहाँ रीतिबद्ध समझ गए होंगे, ऐसे कवि जिन्होंने अलंकार, छंद और रस की जो पूरा का पूरा व्याकरण है उसका प्रयोग अपने ग्रंथ में नियम अनुसार किया हो, वह रीतिबद्ध कवि रहे। अगर हम बात करें आठवें बिंदु अर्थात रीति सिद्ध कवि की, साथियों जिन्होंने अपनी रचनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वह किया हो, रीति सिद्ध कवि सबसे महत्वपूर्ण है। और हिंदी साहित्य के रीति काल में जो सबसे ऊंचा नाम है वो बिहारी का है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, अर्थात इन्होंने अलंकार, छंद और रस आदि के लक्षणों को पूरा पचा करके अपनी अप्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वह किया। यह सर्वश्रेष्ठ कवियों में रीति काल में गिने जाते हैं। रीति सिद्ध कवि, दो नाम आप यहां देख रहे होंगे, एक बिहारी और एक रसनिधि, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम यहां बात करें तो केवल महत्वपूर्ण कवियों को हमने अपनी वीडियो में जगह दी है। कवि बहुत सारे हैं, लेकिन मित्रों ये वो हैं जो हमेशा से पिछले 10 वर्ष से लगातार परीक्षाओं में छाए रहे हैं। इनकी रचनाएं और इनका विषय की ये रीतिबद्ध हैं या रीति सिद्ध हैं, आप इस बात पर विशेष ध्यान दें, इन्हें लिखें। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 देखिएगा कि रीति मुक्त कवि वे कवि जो रीति परंपरा से मुक्त थे, अर्थात जिन्होंने अपने काव्य में लक्षणों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया। घनानंद, आलम, ये चार नाम रीतिकाल में बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठाकुर और बोधा। इन्हीं में द्विजदेव हैं, लेकिन घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा वियोग का सर्वश्रेष्ठ कवि रीतिकाल में घनानंद को माना है। साथियों याद रखेंगे, वियोग श्रृंगार जिसने लिखा हो, जिसने वियोग की काव्य को चरम पर पहुंचाया हो, वो घनानंद है। 10वां यदि हम प्रश्न देखें कि रीतिकालीन आचार्यों में एकमात्र अपवाद जिसने रीति निरूपण के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाएं दी, उसका नाम है देव। आप याद रखें, जो अपवाद के क्षेत्र में गिना जाता है, रीति निरूपण के क्षेत्र में मौलिक रीति निरूपण अर्थात जिनसे जबरदस्ती धौंस देकर के रचनाएं निकलवाई गई हों, लेकिन फिर भी उसने मौलिक उद्भावनाएं प्रस्तुत की, यह देव रहे। क्वेश्चन नंबर 11, केशवदास दरबारी कवि थे ओरछा नरेश के। ओरछा मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि जिसके दरबारी कवि केशवदास थे। केशवदास महत्वपूर्ण कवि है, हाल ही में परीक्षा में पूछा गया उनकी पुस्तक के विषय में, जो कि रामचंद्रिका है, प्रबंध काव्य है। 12वां प्रश्न अति उत्तम, बिहारी राजकवि थे। साथियों आपने पढ़ा होगा आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह सवाई, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की, जिन्होंने मथुरा में, दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में जंतर मंतर की स्थापना की। ऐसे महाराजा मिर्जा जयसिंह जो औरंगजेब की ओर से सेनापति बनकर के मराठा शिवाजी से युद्ध करने के लिए जाते हैं, फिर संधि करते हैं और उन्हें राजा जयसिंह के किले में जयपुर भवन में बंदी बना लिया जाता है। वही आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। आइए आगे चलते हैं। यहां 13वां प्रश्न है कि प्रेम के पीर के सच्चे कवि थे। तो यह जो रीति मुक्त कवि थे, इन्हें प्रेम की पीर का सच्चा कवि कहा गया है। और जो रीति मुक्त कवि हैं साथियों, आपको नाम याद आ रहा है, पिछली स्लाइड में हमने लिखा है। अगर आपने कॉपी पे ये नोट्स बनाया है तो देखिए ऊपर जाके कॉपी पे रीति मुक्त कवि में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव होंगे। तो प्रेम, सच्चे प्रेम की जो पीर है, जो प्रेम की पीर का सच्चा कवि है, वो घनानंद को कहा जाता है। आप ये लिख के रखेंगे। 14वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार ग्रंथों में सबसे अधिक विख्यात और सम्मानजनक माना है। तो यह वही जिसका मैंने नाम बताया कि सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी को माना है, और बिहारी की रचना है बिहारी सत्यसई। आपको जानकर के आश्चर्य होगा,
जो क्वेश्चन नंबर 15 भी बता रहा है कि बिहारी के जीवन की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है और इसमें कुल बिहारी ने 719 दोहे लिखे हैं, वहीं कहीं कहीं इनकी संख्या 713 भी है। आप याद रखें कि यह बिहारी सतसई के कुल दोहे हैं जिनकी संख्या 719 गूगल दिखाता है और पुस्तकों में 713 का भी जिक्र है। अभी आप नाम पढ़ रहे थे पिछली स्लाइड में, आमेर के राजा सवाई जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। छोटा सा किस्सा है कि राजा जयसिंह अपनी सबसे छोटी पत्नी के प्रेम में इतने मग्न थे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और दरबार में नहीं गए बल्कि महल में रहने लगे। बिहारी ने एक छोटा सा दोहा लिख करके महल के अंदर राजा के पास भिजवाया। जब राजा ने उस दोहे को पढ़ा तो गागर में सागर कहे जाने वाले बिहारी के दोहे में व्यंग्यार्थ था। उसको समझ करके राजा महल से बाहर निकले और वो राजकाज के कार्य में लगे और राजकाज को विकास की दिशा में अग्रसर किया। और बिहारी के सामने ये शर्त रखी कि बिहारी प्रत्येक दिन एक दोहे की रचना करेंगे और ऐसे ही सरस दोहे उन्हें लिखने हैं जिसके लिए उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। तो एक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त की बिहारी ने और बिहारी ने 713 या 719 कहें दोहों की रचना की। यह पुस्तक कहलाई बिहारी सतसई। ऐसा महान रचनाकार हिंदी साहित्य में जो महत्वपूर्ण योगदान देता है वही रीति सिद्ध कवि है बिहारी, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखेगा कि गागर में सागर या रस के छोटे छोटे छींटे कहा गया है बिहारी के दोहों को। जी हां, बिहारी के दोहों में जो अर्थ है वो एक सागर की तरह है और बिहारी के दोहे की 2 लाइनें जो हैं मात्र 11 और 13 मात्राओं का जो यह मात्रिक छंद है दोहा, इसमें पूर्ण और बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। इसीलिए बिहारी के दोहों को गागर में सागर कहा गया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो ये दोहा बिहारी का है, भगवान श्री कृष्ण की वंदना के लिए कहा गया। और जो हम उदाहरण लेते हैं संयोग श्रृंगार में कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए है। आइए आगे हम बात करते हैं। बिहारी की बहुत बातें हो गई हैं रीतिकाल में और महत्वपूर्ण भी हैं। रीतिकालीन काव्य में गौण प्रवृत्तियां थीं। यहाँ आपको गौण शब्द अगर समझ में आ जाएगा तो आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। गौण का मतलब है जो छुपी हुई थी, जिनको नहीं देखा गया, जो गायब हो गई थी, जिनका समय रीतिकाल में नहीं था। जैसे कि भक्ति, अर्थात भक्ति की भी कोई रचना ऐसी नहीं है जो भक्ति प्रवृत्ति नहीं थी। आपने भी आरंभ में देखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है न शास्त्र है न चिंतन है। और वीर काव्य ये भी नहीं था, आदिकाल में केवल इनकी रचना हुई जिन्हें आप रासो काव्य के नाम से जानते हो। राज प्रशस्ति अर्थात राजाओं की प्रशंसा भी नहीं लिखी गई, केवल काम में लगे रहे, केवल महिलाओं के प्रति जो उनकी रुचि थी उन्हीं की रचनाओं को उन्होंने जबरदस्ती रचनाकारों से लिखवाया। और नीति, ना ही कोई मौलिकता की बात हुई ना ही मॉरलिटी थी। साथियों, ये सभी प्रवृत्तियां गौण थीं, लगभग गायब हो चुकी थीं। यदि हम 19वें प्रश्न की बात करें कि रीतिकालीन प्रबंधक आत्मक रचनाकार कौन कौन है। प्रबंधात्मक अर्थात जिन्होंने पूरे एक ही विषय को लेकर के, जिन्होंने जैसे कि आप रामचरितमानस कह दीजिएगा, अब जो हम भक्ति काल में पढ़ रहे थे, जिन्होंने संपूर्ण काव्य लिखा है किसी को लेकर के, तो वो रचनाकार हैं लाल कवि, पद्माकर, भट्ट, सूदन, खुमान और जोधराज। ये वो रचनाकार हैं जिन्होंने प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी। भूषण बड़ा नाम है रीतिकाल का। भूषण किसके दरबारी कवि थे? तो साथियों, भूषण छत्रपति शिवाजी के दरबारी कवि थे। छत्रपति शिवाजी अर्थात वीरता का दूसरा नाम। तो आप समझ लीजिएगा कि भूषण भी ओज के कवि हैं। अब यहाँ यह विचार आपको बदलता हुआ दिख रहा होगा। अभी ऊपर लिखा कि वीर काव्यात्मक नहीं प्रवृत्ति थी, लेकिन कोई ना कोई अपवाद पूरे हिंदी साहित्य के किसी न किसी भाग में मिल ही जाता है। तो भूषण को आप कह सकते हो कि छत्रपति शिवाजी के विषय में ओज की कविताएं अर्थात वीर रस की कविताएं लिखने वाले जो कवि हैं वो भूषण हैं। आइए आगे देखते हैं। 21वां प्रश्न देखिएगा, रीतिकालीन काव्य की विशेषता। क्या विशेषता रही? सतसई परंपरा का पुनरुद्धार अर्थात 700 दोहे जैसे बिहारी ने लिखे, इसी प्रकार से सप्तशती लिखी गई है, सप्तसप्तक लिखा गया है। बहुत सारे लोगों ने सतसई परंपरा को निभाया है। ब्रजभाषा मुक्तक काव्य
ब्रजभाषा का प्रयोग किया, मुक्तक काव्य बहुत लिखे गए, दोहा छंद की प्रधानता, जो आप छंद पढ़ते हो जिनमें दोहा, सोरठा, चौपई, आल्हा इत्यादि छंद हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अधिक रीतिकाल में लिखा गया वो दोहा था। और दोहे के अलावा सवैयां और कवित्त, इनकी रचनाएं सबसे ज्यादा रीतिकाल में हुई। रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? रीति स्वच्छंदता, अर्थात स्वतंत्र रूप से रीति का निर्वहन करना। स्व अनुभूत प्रेम की अभिव्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। स्वयं अनुभूत अर्थात अधिकतर लिखने वाले लेखक स्वयं अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते थे, चाहे वो विरह रहा हो, चाहे वो संयोग रहा हो, यानी कि उन्होंने अपने अनुभव को लिखा। ज्यादातर बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद ये ऐसे राइटर रहे हैं, ये ऐसे लेखक हैं कि इनकी स्वयं की प्रेम कहानी अधूरी रही। घनानंद स्वयं अपनी प्रेयसी को छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा, तो उन्होंने विरह को उस चरम तक लिख दिया कि विरह के सबसे बड़े कवि जो है रीति काल में घनानंद बने हैं। वहीं बोधा, जो आप आलम नाम पढ़ते हो, आलम का वास्तविक नाम और है, जबकि आलम खुद अपने प्रेम में डूब करके एक पनिहारी से विवाह करने के लिए मुसलमान बने। तो इनकी जो प्रेम की अभिव्यक्ति थी वो स्वयं की थी। ये बनावटी प्रेम इन्होंने नहीं लिखा, जो इनका स्वयं का प्रेम था उसकी रचना की। आप समझिएगा कि विरह का आधिक्य है, संयोग कम रहा, वियोग ज्यादा रहा है। अपनी प्रेमिकाओं को किसी ना किसी कारण से रीति काल के रीति मुक्त कवियों ने छोड़ा है या छोड़ना पड़ा है, इसीलिए इसमें विरह रहा। प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग, इन्होंने प्राचीन काव्य परंपरा को नहीं अपनाया। सहज और प्रभावी अभिव्यक्ति, ऐसी सहज प्रभावी जिसका प्रभाव पड़े अभिव्यक्ति इनकी रही, जो प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आती है। आगे देखते हैं। 23वां अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रीतिकालीन रचनाकार और उनकी रचनाएं। अब आप नोट कर लीजिएगा, केवल यहां उन्हीं रचनाओं को सम्मिलित किया गया है जो पिछले परीक्षाओं में देखने को मिली हैं। जैसे चिंतामणि, ये चिंतामणि लेखक हैं और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है जो पेपर में आई है वो कविकुल, कल्पतरु, रसविलास और श्रृंगार मंजरी। ऐसा नहीं है कि इनकी रचनाएं और नहीं है, रचनाएं बहुत हैं, लेकिन जो रचनाएं लगातार परीक्षाओं में छाई रही वो यही हैं। यहां हम बात करते हैं मतीराम की। मतीराम का रसराज सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ललित ललाम, ये बेस्ट बुक है मतीराम की जो पेपरों में रही है। अलंकार, पंचाशिखा और व्रत कौमुदी, ये सभी मतीराम की रचनाएं हैं, लेकिन मतीराम की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण ललित ललाम है। जो भाषा भूषण आप यहां रचना देख रहे हैं ये राजा जसवंत सिंह की है। कवि कुल कंठाभरण, यह दुल्हे की रचना है। और काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, यह भिखारी दास की रचना है। ये सभी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं साथियों, इनको लिख लें। अगर आप वन विभाग की तैयारी कर रहे हैं, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो इनमें से ही कोई ना कोई रचना पेपर में अवश्य फंसेगी। आगे देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि रीतिकालीन रचनाकार और रचनाएं, यानी कि अन्य कुछ ऐसे रचनाकार हैं। इसमें आप देव का नाम पढ़ रहे हैं जो कि अपवाद कहलाए। इनका शब्द रसायन, काव्य रसायन, भवानी विलास और सुजान विनोद। इनमें भवानी विलास और सुजान विनोद ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण रचना कही जा सकती हैं। बिहारी के विषय में रीतिकाल में बहुत चर्चा आप लोगों से हुई है। बिहारी सतसई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर एवरी एग्जाम। घनानंद, ये देखेगा, ये प्रेम के पीर के कवि हैं, इन्होंने वियोग लिखा है। और इनका जो देखिए यहाँ सुजान हित प्रबंध इनकी महत्वपूर्ण बुक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि घनानंद की जो प्रेयसी थी, जो प्रेमिका थी, उसका नाम भी सुजान था, इसीलिए इन्होंने सुजान को लेकर के रचना की। वियोग बेली, इसकलता और प्रीति पावस, ये घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। आलम की एक ही रचना सबसे अति महत्वपूर्ण मुझे लगी जो मैंने इसमें डाली है, वो आलम केली। ठाकुर का ठाकुर ठसक और बोधा की रचना इसकनामा, ये इसकनामा घनानंद में भी है और यहाँ भी है, महत्वपूर्ण रचना है साथियों। और ये घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा तीनों ही रीति मुक्त कवि रहे हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में आती हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है कि रीतिकालीन रचनाकार और रचनाएं, ये भी वही हेडिंग है जो पहले था। यहां आप द्विज देव का नाम देख रहे होंगे। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी और श्रृंगार लतिका, इनकी सभी पुस्तकों में श्रृंगार लगा हुआ है। यह द्विज देव की रचना है।
पद्माकर बड़े रचनाकार हैं जिन्होंने लिखा है हिम्मत बहादुर विदुरावली, यानी कि ये महाराज हिम्मत बहादुर सिंह के यहाँ रहते थे और इन्होंने इन्हीं के विषय में यह वीर रस की रचना रची। भूषण जो शिवाजी के दरबारी कवि थे, इन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रशाल दशक इन रचनाओं को रचा है। साथियों, गुरु गोविंद सिंह का नाम आपने सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सुनीति प्रकाश, सर्व सोलह प्रकाश, चंडी चरित्र, आप आगे कृष्ण चरित्र, रामचरित्र, बछित्तर नाटक, ये भी गुरु गोविंद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप इन रचनाकारों के अलावा यदि और भी आपके पास कोई पुस्तक है और आप रचनाएं देखते हैं, तो मैंने आपको रीतिकालीन समझाने की पूरी कोशिश की है, इस काव्य को भी और हिंदी साहित्य के भाग 3 अर्थात रीतिकाल को। तो आप समझ कर लिखें। और अब आप सुने ध्यान से मेरी बात कि इसके बाद आधुनिक काल आप पढ़ेंगे, लेकिन आधुनिक काल को भी आपको टुकड़ों में पहुंचाया जाएगा, जिसमें कि आप भारतेंदु हरिश्चंद्र काल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी काल है, फिर आप प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इस प्रकार से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन हम इसके बाद जो वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पेपर बहुत जल्द आ रहा है, तो वह ज्ञानपीठ सम्मान के विषय में है और मात्र वह बहुत छोटी सी वीडियो है और उसमें समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न ज्ञानपीठ से हिंदी साहित्य के संबंध में आपको मिल जाएंगे। अब मुझे यानी अमित तेवतिया को दीजिएगा अनुमति, आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, हमारा जो दूसरा चैनल है जो मैंने आपको बताया है AMITBACCHU HOLI डाल करके जरूर सब्सक्राइब कर दें, मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।